नमस्कार, मैं हूं अनुराग सक्सेना और फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। जेएमडी न्यूज का फेसबुक लाइव है आज, और आज सबसे अहम बात यह है फेसबुक लाइव की कि आज आम बजट यानी कि लोगों की बजट के लिए जो एक चिंता थी, जो एक परेशानी थी, आज बजट को पेश किया गया। क्या कुछ रहा है बजट को लेकर, आसान शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर आपको समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से आज निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया है, आम आदमी को लेके कोरोना काल को देखते हुए एक बहुत सारी उम्मीदें लोगों की रही हैं। आसान भाषाओं में अगर मैं कहूं तो क्या कुछ रहा है बजट को लेकर? देखिए, आसान भाषा में ये जानिए कि एक उम्मीद थी मध्यम वर्ग को कि आयकर के स्लैब में कुछ परिवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं हुआ। एक तो वो मध्यम वर्ग को सबसे बड़ा जो है निराशा हुई। नंबर 2, हालांकि उन्होंने इसमें कुछ दिया है, ये कहा कि 75 साल से जो ऊपर के पेंशनधारी होंगे उनको आईटीआर नहीं जमा करना पड़ेगा, बस इतना उन्होंने एक सुविधा प्रदान कर दी है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें उन्होंने जो टेक्निकल बातें कह दी हैं कि गंभीर मामले होंगे इनकम टैक्स के तो वो 10 साल पहले के वही खोले जाएंगे और अब 3 साल के पुराने मामले नहीं खोले जाएंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं मिला कि आम जन को कोई राहत में। हाँ, जहाँ तक सस्ता और महंगा, क्योंकि इस बजट में जो आम आदमी यही सोचता है कि क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा, तो देखिए सोना चांदी को उन्होंने सस्ता कर दिया, तांबे को सस्ता कर दिया, लोहे को उन्होंने सस्ता कर दिया, लेकिन जो मोबाइल जो हर आदमी जिसके पास 2-2 होंगे, चार्जर भी होता है, उसके ऊपर काम दे, उसको आपने महंगा कर दिया। तो मोबाइल को आपने महंगा कर दिया। हालांकि आप देखेंगे कि उन्होंने चुनिंदा लेदर को भी कुछ बाहर किया है, लेकिन कहीं पर बढ़ा भी दिया है, कॉटन में भी कुछ बढ़ाया है, लेकिन जो इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है वो सोना चांदी, तांबा, स्टील, ये सारे जो है सस्ते हो जाएंगे और मोबाइल महंगा हो जाएगा। ये अगर आप देखें तो आम जन से जुड़ी हुई है। अब एक बात और है जो इसमें सबसे अच्छी है कि जब बजट की शुरुआत हुई तो ये लगा कि हमारी वित्त मंत्री और हमारी सरकार कोरोना से बड़ी भयाक्रांत थी, इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्थ पर ध्यान दिया और पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की गई है, जिसमें 64,180 करोड़ का जो है प्रावधान किया गया। दूसरा जो सबसे बड़ा काम ये हुआ कि जो हेल्थ का बजट था, जो पिछले बार 94,000 करोड़ का था, वो बढ़ा करके 2,39,000 करोड़ कर दिया गया। 137% की उसमें बढ़ोतरी की गई है। उसके तहत इन्होंने ब्लॉक स्तर पर जो है क्रिटिकल सेंटर खोलने की बात कही है, मोबाइल अस्पताल खोले जाएंगे, अन्य प्रकार के अस्पताल खोले जाएंगे, एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, एक वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। इसी प्रकार से इन्होंने स्वास्थ्य को रखने के लिए वायु प्रदूषण के लिए 22,197 रुपये दिया। जल जो जीवन योजना है जिसकी प्रधानमंत्री बार बार बात करते हैं, 1,41 करोड़ उसमें दे दिया। आधारभूत ढांचे में 20,000 करोड़ दे दिया। इन्होंने इसी प्रकार से अगर आप और थोड़ा सा आगे बढ़िए तो इन्होंने जो निर्माण कार्य है उसमें इन्होंने 1,47,000 करोड़ रुपया दे दिया। इसके बाद जो अर्बन क्लीन योजना है उस पर इन्होंने दिया कि स्वच्छता हो, और ये बात हमने देखा कि इनका ये है कि प्रदूषण मुक्त हो, स्वच्छ जीवन हो, स्वच्छ भारत हो, उसके लिए। और जो वैक्सीन की बात की गई थी, लोगों को आशा थी कि ये फ्री हो जाएगी, लेकिन वो तो नहीं हुई, लेकिन उसके लिए इन्होंने 35,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया है। तो ये मोटी मोटी बातें हेल्थ सेक्टर को उन्होंने बिल्कुल प्रोत्साहन दिया है, इसमें उन्होंने दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी आम जन जो चाहता था कि वैक्सीन फ्री उसको मिल जाएगी, वो अभी उसका सपना पूरा नहीं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि 2 वैक्सीन हमारे यहाँ बन गई हैं, 2 और बनने वाली हैं और 100 देशों को हम दे भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर कर देखा जाए तो ये सरकार स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी चिंतित हुई, और उसने जो अगला जो प्लान दिया है वो प्लान इसी बात का दिया है कि हम स्वस्थ भारत में रहेंगे और स्वस्थ रूप में हम अपने को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये उसका एक पहला प्रोजेक्ट था।
लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने कृषि अगर बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, उसमें भी एमएसपी में बदलाव किए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से इस समय हालात देश में बने हुए हैं किसान आंदोलन को देखते हुए, ऐसे में उन्होंने किसानों को और कृषि क्षेत्र को साधने की कोशिश की है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने साधने की कोशिश की, बिल्कुल सही किया, लेकिन उन्होंने यही तो बात बताई है कि हमने एमएसपी 1.5 गुना से ज्यादा देने की कोशिश की। आंकड़े बता दिए कि गेहूं में, कपास में, दाल में एमएसपी, तो ये पहले से कह रहे हैं, ये कोई नई बात इसमें नहीं कही। हाँ, इन्होंने जो ये भी बता दिया कि हम वो पशुपालन में, डेयरी में इसका भी बजट बढ़ाएंगे। इसमें खाली इन्होंने एक बात की है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक बनाया है, एक माइक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर भी फंड इन्होंने बनाया है, और एक उन्होंने ये कहा है कि हम 1000 मंडियों को इंटरनेट से भी जोड़ देंगे। इस तरीके की बातें, ये जो पहले से चल रहा था, ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई है, लेकिन बस ये लगता है कि सरकार चाहती है कि किसानों को लाभ मिले। लेकिन अब देखिए एग्रीकल्चर फंड से क्या होता है, क्योंकि इसके लिए भी सेस भी लगाएंगे, डेवलपमेंट के लिए भी सेस लगाएंगे, तो उसका फर्क तो सीधे सीधे आम जनता पर ही पड़ेगा। अच्छा, रेलवे को भी लेके कई परियोजनाएं शुरू करने की बात की गई है, मेट्रो परियोजना की बात की गई है, सड़क निर्माण की भी बात की गई है। ऐसे में आपको लगता है कि क्या ये एक शगुफा बन के रह जाएगा, या फिर कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार में लाने की कोशिश है? देखिए, रेलवे एक अलग चीज है। रेलवे में उन्होंने क्या किया, रेलवे में उन्होंने 1,10,000 लाख करोड़ जो है उन्होंने उसको आवंटित कर दिया। अब उसमें वो कह क्या रहे हैं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 2030 तक की हम अपनी एक नई योजना को लेकर के आएंगे, और उसमें उन्होंने क्या दिखा, प्रावधान क्या क्या कि रेलवे जो है उसका विद्युतीकरण करेंगे ताकि तेजी के साथ में आ जाए। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती के साथ दिया है, और मेट्रो को उन्होंने ये रखा है कि मेट्रो को हम बढ़ाएंगे, उसके लिए भी उन्होंने धन का प्रावधान किया। और काम मेट्रो 2 प्रकार की चलेंगी, और उसमें भी उन्होंने टीयर और नॉन टीयर की बात की है। माने कि मेट्रो को भी बढ़ा रहे हैं, रेलवे को भी बढ़ा रहे हैं, और ये भी उन्होंने कहा है कि उसके लिए उन्होंने 2030 की जो रेल योजना नई आ रही है उसका प्रावधान किया, उसका एक संबल प्रदान किया है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र को भी देखते हुए उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं देने की बात की हैं। जो अगर हम बात करें अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनके लिए 4 करोड़ बच्चों को भी उन्होंने एक राहत पैकेज देने की बात की है कि 2025-26 तक हम कोशिश करेंगे कि उन बच्चों को भी एक बहुत बड़े राहत पैकेज मिले। उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो शिक्षा की उन्होंने बात की है, तो एक तो उन्होंने ये कहा कि हम आदर्श विद्यालय बनाएंगे, आप बढ़ाएंगे। एक उन्होंने कहा हम हायर एजुकेशन कमीशन को जल्द गठित कर देंगे, जिससे कि हमारा वो उसमें विकास हो। उन्होंने 100 सैनिक स्कूल खोलने की बात की है, जो 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे पीपीपी मॉडल पे खोले जाएंगे। उन्होंने एक लद्दाख में केंद्रीय विद्यालय बनाने की बात की है। तो ये जो योजना है ये तो खैर हर वर्ष चलती भी है। तो एक उन्होंने ये जो कहा, और जहाँ तक दलित को वजीफा देने की बात है, दलित को वजीफा दिया जाता है, तो दिया जाएगा। हाँ, उसमें उन्होंने बढ़ोतरी कर दी। अगर एक बात और देखिए, तो जब ये आप बात कर रहे थे कि मेट्रो की और ये सब बातें, तो इन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। आप देखिए, असम में होने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं, तमिलनाडु में होने जा रहे हैं। यहाँ के जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए उन्होंने एक रोड मैप तैयार कर दिया है। और सड़क, उन्होंने कहा कि बंगाल में हम कलकत्ता और सिलीगुड़ी सड़क बना देंगे, वहाँ पर जम्मू में कन्याकुमारी सड़क बना देंगे, और उन्होंने 8500 करोड़ जो है किलोमीटर सड़क बनाने की बात उन्होंने कही है। और उसके लिए उन्होंने 11,000 करोड़ का वो प्रावधान भी कर दिया है। बल्कि कलकत्ता के लिए तो उन्होंने 25,000 करोड़ का अलग से प्रावधान कर दिया। तो चुनावी फायदे के लिए भी किया है। वहाँ पे चाय बागान के लोगों को भी राहत उन्होंने प्रदान कर दी है। तो चुनावी की दृष्टि से भी देखा जाए तो 5 राज्यों को इस तरीके से उन्होंने लाभ पहुंचाया है। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए इस बजट को, तो कब 2 शब्दों में आप क्या कहेंगे, ये लोगों की उम्मीद पे खरा उतरता है या नहीं? देखिए, ये अपने अपने सेक्टर्स की बात होती है। अब अगर आम आदमी से पूछेंगे मध्यम वर्ग से, तो कहेगा अरे क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये जो सरकार की जो सीमाएं हैं, वित्तीय सीमाएं, आप देखिए पिछले बार जो वित्तीय घाटा था वो 9.5% था, अब घट के ये कहते हैं कि 6.8 रहेगा। जीडीपी पूरी तरीके से इनकी गिर गई थी, ये भी सबको मालूम है। तो इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की योजना बनाई है,
और वो जो आत्मनिर्भर भारत की योजना बनाई उसकी दिशा में इन्होंने कदम बढ़ाया है। इसीलिए आप देखिए पूरे में कि स्वास्थ्य और कल्याण को उन्होंने महत्व दिया है, पूंजीवाद को दिया है, डेवलपमेंट को दिया है, रिसर्च वर्क को दिया है, पूंजीगत ढांचे को दिया, नवाचार को इन्होंने जो है प्रोत्साहन दिया है, आधारभूत ढांचे को ताकि रोजगार के अवसर भी बढ़े। और हमारा तो जो इनके आत्मनिर्भर भारत की जो एक योजना है उसको इन्होंने एक संबल प्रदान किया है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, हमने जाना डॉक्टर रमेश वर्मा जी से कि किस तरीके से पूरा ओवरऑल ये बजट रहा है आम जनमानस के लिए, क्या उम्मीदें रही हैं, क्या उन पर खरी उतरती हैं कि नहीं। लेकिन ये बात कहने वाली बात होगी कि कोरोना का जो काल रहा है उसके बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक जो ढांचा बनाने की कोशिश की गई है। 12 लाख का जो कर्ज, एक बयान उन्होंने दिया है निर्मला सीतारमण ने कि 12 लाख का कर्ज है, लेकिन जीडीपी और सारी चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कोशिश की जा रही है कि भारत को पटरी पर लाया जाए। तो फिलहाल ये रहा है आज का बजट और उम्मीदें यही हैं कि बजट के ये जो प्रारूप आज पेश हुआ है इससे लोगों को कुछ सहूलियत मिलेगी। फिलहाल फेसबुक लाइव पे आज इतना ही। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।